हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल बायोलॉजी क्लासेस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। इस चैप्टर में हमारा देखा जाए तो 4 टॉपिक्स आते हैं। पहला होता है, ठीक है ना, जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 टॉपिक्स आते हैं। पहला जो है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है आपका परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। ये 4 टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा एक चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस का वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक जिसका नाम है पोषण। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि पहला जो टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? ठीक है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये जैव प्रक्रम है क्या। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर ये जैव प्रक्रम होता क्या है। सबसे पहले समझना, हमारी पूरी दुनिया, हमारे पूरी जो दुनिया है, पूरा वर्ल्ड जो है ना, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, यानी कि 2 घटकों से मिलकर बनी है। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव और निर्जीव से हमारी पूरी दुनिया बनी है। यस या नो? तो आप कहेंगे यस। ठीक है, और ये दोनों ही सजीव और निर्जीव जो दोनों हैं, ये दोनों हमेशा साथ साथ होते। क्या लगता है कि हम और जो है हम लोग जो है सजीव और निर्जीव, क्या ये दोनों साथ साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? तो आप कहोगे कि सर ये दोनों तो हमेशा साथ साथ होते हैं। कैसे? तो एक्सप्लेन कर देता हूं। मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। मछली क्या है, सजीव है या निर्जीव? आप कहोगे सजीव। यस नो? जल क्या है? तो कहोगे निर्जीव। तो क्या ये दोनों साथ साथ है या नहीं है? आप कहोगे यस, ये दोनों साथ साथ है। फिर मेरा दूसरा सवाल, मैं कहूँगा हम लोग क्या है, सजीव। ठीक है, तो हम लोग किस चीज़ से घिरे हुए हैं? वातावरण, वायु से घिरे हुए हैं, है ना। अपने वातावरण से, हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर है, उससे हम लोग घिरे हुए हैं। यस है नो? तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, निर्जीव है। हम लोग क्या है, सजीव है। तो कहीं ना कहीं हम सभी निर्जीव हो या सजीव हो, दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो पहला लाइन तो क्लियर हो गया होगा, है ना। ये दोनों सजीव और निर्जीव, ये दोनों जो है वो समान तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम आपसे कहते हैं कि हम जो हैं सजीव हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से हम लोग किस चीज़ के बने होंगे? हम लोग कहते हैं कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि हम लोग सेल के बने होते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये आप कह सकते हो ये गलत भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बात अधूरी है। हम लोग जो है वो सेल से नहीं बल्कि एटम से मिलकर बने हुए हैं, अणु से मिलकर बने हुए हैं। यस है नो? सजीव हो या निर्जीव हो, हर और चीज वो अल्टीमेटली किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम किन चीजों से मिलकर बना है? एटम से क्या, एटम जो है वो पूरी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे कोई छोटा अणु है नहीं। ठीक है ना। तो वो चीज़ है, एटम से मिलकर क्या बना? मॉलिक्यूल्स बना। मॉलिक्यूल से फिर क्या बना? ऑर्गेनलीज बनी। ऑर्गेनलीज से क्या बना? सेल बना। सेल से फिर क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ह्यूमन बींग्स का, एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इसे हिंदी में हम लोग अणु, इसको परमाणु, इसको अंगक, ठीक है, इसको कोशिका, ठीक है ना, टिश्यू को उत्तक कहते हैं, ऑर्गन को अंग कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम को अंगतंत्र कहते हैं, और एक ह्यूमन बींग्स, मानव, मनुष्य का निर्माण होता है। यस या नो? आप कहेंगे यस। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई? यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। ओके, अब एक चीज देखो, प्रकृति में
जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे नियम सजीव और निर्जीव दोनों पर एक समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है ना। और इनमें इनकी मौलिक समानता के बाद भी आखिर जब सजीव और निर्जीव ये दोनों ही, अगर सोच के देखो क्या है, मौलिक समानता है, ठीक है ना, क्या है, मौलिक समानता है। मौलिक समानता होने के बावजूद भी मेरा सवाल ये है कि सजीव जो है वो निर्जीव से इतनी अलग क्यों है। जब दोनों का ऑर्गेनाइजेशन एक है तो दोनों एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? यस या नो? यस। अब यहां पर इस सवाल का जवाब सुनिएगा, मैंने क्या बताया, इस सवाल का जवाब सुनिएगा। मेरा सवाल था कि सजीव और निर्जीव ये दोनों की मौलिक समानताएं एक होती हैं, इनके बावजूद भी इनमें डिफरेंसेस क्यों हैं? इसका जवाब है कि जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनके संगठन की बात करूं तो उनके संगठन के बहुत सारे स्तर देखने को हमें मिलता है, बहुत सारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना, पाया जाता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन या तो सिंपल हो सकता है, साधारण हो सकता है, सरलतम हो सकता है, या जटिल हो सकता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये या तो कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो ये सिंपल हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर कोई सजीव है और उसकी संगठन स्तर सरलतम है तो वो एक कोशिकीय जीव होंगे, वो क्या होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे। और जो जटिलतम है, अगर विभिन्न स्तर देखने को मिल रहा है तो वो क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, यानी कि मल्टी सेलुलर होंगे। क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। और ये क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर हो जाएगा। और क्योंकि अभी अभी जस्ट बताया कि कोई भी देखो सजीव हो या निर्जीव हो, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। एटम से फिर क्या बना होता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल से क्या बनता है, आप कहोगे ऑर्गेनली बनता है। ऑर्गेनली से क्या बनता है, सेल बनता है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन होता है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। चल, इतनी बातें तो समझ में आ गई कि पहला लाइन क्या कह रहा है कि सजीवों का जो संगठन स्तर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या रहा है, क्या दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जितने भी सजीव होते हैं उनमें कुछ खास जैविक लक्षण देखने को मिलता है, खास जैविक लक्षण देखने को मिलता है। पहला जो जैविक लक्षण है, भोजन करना। देखो सजीव भोजन करता है लेकिन निर्जीव भोजन नहीं करता है। सजीव सांस लेता है, निर्जीव सांस नहीं लेता है। सजीव परिवहन करता है, निर्जीव परिवहन नहीं करता। अब इसका मतलब ये मत सोचने लग जाना कि सर व्हीकल्स जो होती है, जो गाड़ी होती है, वो भी तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। नहीं, वो जाती नहीं, खुद ब खुद नहीं जाती है। वो पेट्रोल डालते हैं, वो हम लोग चलाते हैं, उसको अपने आप नहीं जाती है, ठीक है। बेकार पदार्थों का त्याग करते हैं सजीव, ठीक है। वृद्धि करते हैं, गति करना। देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि पौधों में ये चीज़ें अनुपस्थित होती है। पौधों में गति हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस भी है, एक अपवाद है। एक क्या है जी, अपवाद केस में देखने को मिलता है। एक बहुत ही छोटा पौधा, सूक्ष्म पौधा होता है ना, प्लांट में आता है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक तरह का क्या है, अलगी होता है, एक तरह का शैवाल है ये, है ना, बहुत ही सूक्ष्म शैवाल है। ये गति करता है, ये एक्सेप्शन करता है। ये पौधा क्या है, गति करता है। अब अगर पौधा है कोई भी हो, तो पौधा आपको पता है कि वो सजीव होता है, और इसके पास जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे के पास पाया जाता है क्लोरोफिल, और इसी वजह से पौधे का रंग कैसा होता है, हरा होता है। जीवों की तरह, जिस तरह से किसी जीव की रचना अणु से होती है, उसी तरह से पौधे की भी रचना जो हुई है वो एक अणु से ही हुई है। और हमेशा अणु जो होता है वो हमेशा गतिशील होता है। तो जब अणु गतिशील है तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधों में आंतरिक गतियां भी होती हैं। पौधों के अंदर क्या होती है,
आंतरिक गति देखने को भी मिलता है। ये चीजें याद रखना। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, एक चीज समझना, वायरस का आपने नाम सुना होगा। वायरस, जिसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, अगर मैं यहां पर लिख दूं सजीव और यहां लिख दूं निर्जीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव, इन दोनों के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? इसके बीच की जो कड़ी होती है वो कौन होती है? वायरस होती है। ऐसा क्यों? देखो, वायरस इसलिए कड़ी कहा जाता है दोनों के बीच का कि जो वायरस में गति हम कब देखते हैं? जब ये किसी सजीव शरीर के भीतर होता है। जब ये किसी सजीव शरीर के भीतर होता है तो ये वायरस जो है ये गति दिखाता है, इसमें गति देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना। जब ये किसी संक्रमण व्यक्ति, यानी कि सपोज करो ये किसी बॉडी के किसी भी सजीव शरीर के भीतर चला गया तो ये अपना गति दिखाएगा, इसमें गति देखने को मिलेगी वायरस में, ठीक है ना। लेकिन जब ये किसी निर्जीव यानी कि बाहर एटमॉस्फेयर में होता है तो इसमें गति देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आज भी एक मतलब कह सकते हो मुद्दा बना हुआ है कि, है ना, कि वायरस क्या है, सजीव है या निर्जीव है। तो ये ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है। जब ये सजीव शरीर के भीतर रहता है तो ये कह सकते हैं कि ये सजीव की तरह व्यवहार करता है, और जब ये हमारे शरीर से बाहर रहता है तो हम कह देते हैं कि ये निर्जीव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरस ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है, ये दोनों के बीच की कड़ी है। इतनी बातें आपको समझ में आई? यस या नो? इसको नोट कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, सजीव और निर्जीव के बीच में लक्षण। तीसरी जो बातें हैं, है ना, सजीव और निर्जीव के बीच में, सजीव जो होते हैं वो अपने शरीर की मरम्मत यानी कि रिपेयर करते हैं और अनुरक्षण करते हैं। इसका मतलब समझिएगा कि जो लिविंग होगा, जो खुद को कहेगा कि भाई मैं लिविंग हूं, वो अपनी बॉडी, अगर उसका बॉडी का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है तो वो क्या करता है? अपनी बॉडी को रिपेयर करता है। वो अपने बॉडी को क्या करेगा? रिपेयर करेगा, ठीक है। उसकी टिश्यूज कहीं डैमेज हो गई है तो वो वहां पर रिपेयरिंग का काम होता है। दूसरी चीज कि वो अपने बॉडी को मेंटेनेंस भी करेगा। मेंटेनेंस क्या करेगा? जैसे मुझे प्यास लगी है, ठीक है, मुझे अभी क्या लग रहा है? प्यास लगा है, तो मैं क्या करता हूं? मैं पानी पी लेता हूं। चलो मैंने पानी पी लिया, तो इस तरह से मैंने अपनी बॉडी को क्या किया? मेंटेन किया। मुझे भूख लगती है, मैं क्या करता हूं? खाना खाऊंगा। अगर मेरी बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो मेरा बॉडी क्या करेगा? उसे यूरिन के फॉर्म में और पसीने के फॉर्म में बाहर कर देगा। यस है ना? तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, दिल धड़कता है, ये सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं सजीवों में, लेकिन निर्जीव में ये एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलता। अब एक छोटी सी बात है, दो बातें हैं यहाँ पर, एक है पोषण और एक है शोषण। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखो, हम जो खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं? देखो, सजीवों का भोजन ग्रहण करना, शरीर का निर्माण करना। हम जो खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, हमारे शारीरिक क्रियाओं का संचालन हो सके। शारीरिक क्रियाओं का संचालन हो सके, इसका क्या मतलब है? हम पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, है ना, परिवहन, ये सारी एक्टिविटीज कर सके, हमारे बॉडी में हो सके, इसीलिए हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। देखो, जब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उस खाने का जो होता है ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, उसका टूटता है। जब ये टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग श्वसन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो वही देखो,
सर अगर आपसे कोई पूछे कि पोषण किसे कहते हैं, तो सजीवों का भोजन ग्रहण करना, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, उनके शरीर का निर्माण होगा। तुम जब से जन्म लियो खाना खा रहे हो, और ये वजह है कि आज तुम इतने बड़े हो गए, क्योंकि तुम भोजन ग्रहण कर रहे हो, तुम्हारे शरीर का निर्माण हो रहा है। तुम्हारे शरीर के भीतर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सारी संचालित तो हो रही हैं, किसकी वजह से, पोषण की वजह से। तुम खाना खा रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक है हमारा श्वसन, इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन, यानी कि हम जब अपने एटमॉस्फेयर से, अपने वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन के द्वारा जब भोजन का विघटन, विघटन का मतलब होता है टूटना, है ना, विघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। और जब भोजन ब्रेक करता है तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा किस रूप में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। चलो जैसा कि समझ लो, जब हम खाना खाते हैं यानी कि भोजन, किस रूप में, ग्लूकोज, C6H12O6। याद रखना ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है, C6H12O6। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये क्या होता है, टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड वाटर बनाता है ना। और साथ में साथ एनर्जी भी, जो जीवों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एटीपी। अगर तुमसे कोई पूछे कि एटीपी क्या है, एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो लिख लेना एडिनो सिन ट्राई फॉस्फेट, जिसे हम लोग करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, है ना, करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, है ना। ऊर्जा का मुद्रा, हिंदी में बोलते हैं, ऊर्जा का मुद्रा भी बोलते हैं किसको, एटीपी को। पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला जो बात है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन का आंसर भी बनता है। क्वेश्चन ये है आपके एनसीईआरटी बुक में, और याद रखना कि आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित है, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में आपकी बीटीबीसी बुक से ही क्वेश्चंस आएंगी, ठीक है ना। वो बीटीबीसी के पैटर्न को लेकर मैं चल रहा हूँ। वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो बहुकोशिकीय जीवों में विसरण की साधारण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति क्यों नहीं हो पाती। जितने भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक कोशिकीय जीव हैं, उन सभी में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा क्यों नहीं पता। तो इसका जवाब है, सुनिएगा। श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, हम लोग श्वसन करने के लिए जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और इसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि उसका त्याग जो होता है, एक कोश की जीव में तो ये विसरण क्रिया द्वारा हो जाता है, एक कोश की जीव में विसरण द्वारा तो ये हो जाता है, ठीक। इतनी बात तो समझ में आ रही है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ऐसे जीवों की जो पूरी कोशिकाएं होती हैं, है ना, एक कोश की जीव की पूरी कोशिकाएं जो होती हैं, वो सीधे पर्यावरण के संपर्क में होती है। सीधे कहां संपर्क में होती है, पर्यावरण के संपर्क में होती है। इसलिए विसरण की साधारण प्रक्रिया द्वारा और एक कोश की जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है, जिनकी शरीर की रचना जो है वो जटिल है ना, उनकी रचना जो होती जटिल होती है, और वे पर्यावरण के सीधे संपर्क में भी नहीं होते। क्या वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में होते हैं, तो कहेंगे नहीं। और वे पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होते हैं। इसीलिए उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति जो होती है वो विसरण क्रिया द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो जो जीव एक कोशिकीय होते हैं उनमें ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण द्वारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो हैं वो एक जटिल जीव हैं,
हम लोग में विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, और विसरण जो होती है वो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। अगर हम इतनी स्लो प्रोसेस की अगर हम विसरण द्वारा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग श्वसन कर सके, इसीलिए हम लोग में एक अलग सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें केवल अगर विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन हो रहा है तो समझ जाना कोई एक कोशिकीय जीव होगा। ठीक है, और अगर बहुकोशिकीय भी है तो वो भी सिंपल होगा, सिंपल बहुकोशिकीय जीव, उनमें देखा जा सकता है विसरण क्रिया द्वारा श्वसन। लेकिन अगर कोई जटिल बहुकोशिकीय जीव है तो उनमें श्वसन विसरण द्वारा श्वसन पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती है, जबकि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी सारी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में होती हैं। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोग को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो कहता है, क्या है सुनना, भोजन और ऑक्सीजन। भोजन और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है, जितने भी जटिल जीव हैं, तो जटिल जीवों को पूरे शरीर की होती है। मतलब ये जितना भी जीव है, जटिल जीव है, उन सभी को, है ना, उन सभी को, उनकी पूरे बॉडी को, जटिल जीव है मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जटिल जीव है मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और उनकी शरीर की हर एक भाग को किसकी जरूरत होती है, भोजन की और ऑक्सीजन की। क्या लगता है हमारे बॉडी की किस हिस्से को भोजन नहीं चाहिए? बॉडी का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिसे ऑक्सीजन और भोजन की जरूरत नहीं है। हमारे अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो कॉम्प्लेक्स है तो उसके हर एक पार्ट को ऑक्सीजन और भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। पहला लाइन यही कह रहा है। ठीक है, दूसरा जो है, अब एक चीज सोचो कि अगर कोई जटिल जीव है तो जटिल जीव में जो जैविक क्रियाओं के द्वारा बनता है अपशिष्ट पदार्थ, जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं, हम जो खाना खाते हैं तो क्या लगता है बेकार की पदार्थ नहीं बनती हैं। तो उन बेकार पदार्थों को बाहर करने के लिए एक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। जिसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। बहुकोशिकीय जीवों में ये सिस्टम देखने को तो मिलता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, सिंपल हैं, सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशिकीय हैं, उनमें इस तरह की कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलती। उनमें क्या होता है कि जो बेकार पदार्थें होती है, भोजन की जरूरत तो उन्हें भी है, ऑक्सीजन की जरूरत तो उन्हें भी है, लेकिन जब वो इस तरह की लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो उत्सर्जित पदार्थ बनता है, उन उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर करने के लिए उनके पास कोई एक्स्ट्रा सिस्टम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, विसरण क्रिया के द्वारा उन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये अमीबा है, कोई यूनिसेलुलर एनिमल है। अमीबा भोजन ग्रहण किया, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण किया, ब्रेकडाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना, इसने अपने बॉडी से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विसरण। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज विसरण, मैं कब से बोल रहा हूं विसरण, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि विसरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। यानी कि जब किसी गैस की सांद्रता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो उसे हम विसरण कहते हैं। तो यहां भी वही चीज है, ऑक्सीजन जो है जा रहा है, जिधर जा रहा है उधर कम होगा सांद्रता, और जिधर से जा रहा है वो कहां होगा, उच्च सांद्रता। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर से अमीबा के शरीर में जा रहा है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और अमीबा में जा रहा है तो अमीबा के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे विसरण, है ना। समझ में आ गया होगा विसरण क्या है। तो विसरण जब किसी गैस के अणु
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। चलिए, तो ये जितने भी ओवरऑल जितने भी क्रियाएं देखी तुमने, जितने भी प्रक्रम देखे, क्रिया मतलब फंक्शन, जितना भी तुमने फंक्शन देखा, जितना प्रोसेस तुम देख रहे हो, ये सभी है ना, फंक्शन एंड प्रोसेसेस, ये सभी हमारे जीवन और हमारे शरीर का क्या करते हैं, अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। तो सवाल ये है अगला, लाइफ प्रोसेस क्या है ना, जैव प्रक्रम क्या है। तो जब तुमसे कोई पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहेंगे, तो कहना वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, जिनसे जीवों का मेंटेनेंस होता है ना, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इसको और भी सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वे सभी क्या हैं, लाइफ प्रोसेस है। हमें जीवित बने रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जो प्रोसेस होती है, उन्हीं प्रोसेसेस को तो हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। चलो, अब अगर हम बात करें, अगर हम लाइफ प्रोसेस की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस, अगर हम लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जहां लाइफ प्रोसेस की स्टडी की जाए, ऐसे स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। सर, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो मैं कहूंगा फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ बॉडी। क्या बोलेंगे बाबू? इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी कैसे काम करता है? तो भाई बॉडी कैसे काम करता है, तो ये तो दो चीजों में देखने को मिलेगी। इट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। अगर प्लांट की केस की तुम बात कर रहे हो कि प्लांट फिजियोलॉजी, एक होता है एनिमल फिजियोलॉजी, है ना। फिजियोलॉजी कितने टाइप्स का? दो टाइप का, एक होता है प्लांट फिजियोलॉजी और एक होता है एनिमल फिजियोलॉजी। जब हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट के भीतर फिजियोलॉजी कैसे हो रही है, लाइफ प्रोसेस कैसे हो रही है, उसका बॉडी कैसे काम कर रहा है, प्लांट का बॉडी कैसे काम कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। और जब हम स्टडी करेंगे किसी एनिमल के बॉडी के फंक्शन के बारे में, तो इसे हम क्या कहेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी। सिंपल, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं तक रहता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे इस टॉपिक के आगे। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आता है, ये चीज़ें कहीं पे डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट में करके बताइए कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो समझ में आता है आपको, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा अपकमिंग जो वीडियोस होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।